दिल्ली के जहांगीरपुरी में बिना इजाजत शोभा यात्रा के मामले को लेकर पहले से ही दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे थे और अब एक और मामले को लेकर दिल्ली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच पर ही सवाल नहीं उठाए बल्कि उसे पूरी तरह से खारिज ही कर दिया और नया हलफनामा दायर करने को कह दिया है। तो क्या है मामला जिसमें दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई खरी खरी? देखिए रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके सवालों के घेरे में है। आरोपी सत्ता पक्ष के विरोधी हो तो पुलिस सख्त रुख दिखाती है और मामला सत्ता पक्ष के करीबी लोगों से जुड़ा हो तो पुलिस की जांच कमजोर हो जाती है। 2 साल पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक भाषण देने पर उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 साल से उसे जमानत नहीं मिल पाती, यूपीए के तहत कार्रवाई हो जाती है तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा के भड़काऊ बयानों में पुलिस को कुछ भी गलत नहीं दिखाई देता और न ही दिल्ली में हाल ही में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ बोले गए जहरीले बोलों में पुलिस को कमी दिखाई देती है। धर्म संसद मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कहा कि धर्म संसद में किसी भी तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। पुलिस का दावा है कि धर्म संसद में सिर्फ हिंदू धर्म के हित की बात की गई, किसी धर्म का अहित करने की कोई बात नहीं हुई है। पुलिस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया। दरअसल 17 दिसंबर को हरिद्वार में और इसके बाद 19 दिसंबर को दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया था जिसमें मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसके खिलाफ 12 जनवरी को कोर्ट में पत्रकार कुर्बान अली ने याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काया गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। बाद में पुलिस ने नरसिम्हानंद समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें अधिकांश लोग बाद में जमानत पर छूट गए। दिल्ली की धर्म संसद के मामले में दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दायर की थी जिसमें उसे कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया। सिब्बल ने कहा कि कार्यक्रम में वो लोगों को मारने की तैयारी की बात कर रहे हैं। पुलिस कह रही है कि वो अपने समुदाय के हितों की रक्षा की बात कर रहे हैं, ये समझ से परे है। इस पर जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस अभय S ओका की बेंच ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से सवाल किया। जाँच का जो नतीजा पुलिस ने अपने हलफनामे में लिखा है वो निष्कर्ष क्या सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी का है या वाकई DCP का है जो हमें बताया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया या फिर जांच अधिकारी की रिपोर्ट को ज्यों की त्यों पेश कर दिया। अगर ऐसा है तो हमें पुलिस कमिश्नर से पूछना पड़ेगा कि उनका क्या विचार है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट को खारिज करते हुए 2 सप्ताह में नया हलफनामा पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 9 मई को होगी। आज का दिन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व CM लालू प्रसाद यादव के लिए राहत लेकर आया है। चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है जिसके बाद RJD में जश्न का माहौल है। लालू यादव झारखंड की डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की सजा काट रहे हैं। अब जल्द ही लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएंगे। लालू यादव को मिली जमानत के क्या हैं सियासी मायने, देखते हैं ये रिपोर्ट। लंबे वक्त से अपनी रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। लालू यादव को जमानत मिलने के बाद उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में खुशी की लहर दौड़ गई है। झारखंड इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंसाफ मिला है। इसी के साथ कई बीमारियों से जूझ रहे लालू प्रसाद यादव अब अपना अच्छी तरह से इलाज करवा सकेंगे। लालू को मिली जमानत से बिहार की सियासत में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि चारा घोटाला के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के गबन के मामले में दोषी पाए जाने के बाद लालू यादव को विशेष CBI अदालत ने 21 फरवरी को 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। चारा घोटाले के 5 मामलों में से 4 मामलों में लालू प्रसाद यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। झारखंड हाई कोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें बड़ी राहत दी है। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने करीब 40 महीने जेल में गुजारे हैं, जो आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा है। अदालत ने लालू प्रसाद यादव पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदालत में जमा करना होगा। CBI ने झारखंड हाई कोर्ट में लालू की जमानत का विरोध किया था।
सीबीआई ने कहा था कि उन्होंने 5 साल की सजा पूरी नहीं की है। तेज प्रताप यादव ने पिता लालू प्रसाद यादव की जमानत होते ही खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि रामनवमी खत्म होते ही और रमजान के पाक मौके पर भगवान ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। उनकी जमानत होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि भगवान को कैसे धन्यवाद दूं। इधर पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की अगुवाई में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है। पिता लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने की खुशी दोनों बेटों के चेहरे पर साफ दिख रही है। इफ्तार पार्टी की रंगत लालू के जेल से छूटने की खबर से और निखर गई है, तो दूसरी ओर पहले से ही मुश्किल में फंसे एनडीए की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लालू के बाहर आते ही अब नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी मुश्किल में फंसती दिख रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राज्य का सियासी पारा अभी से गरमाया हुआ है, क्योंकि राज्य की सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों ही अंदरूनी कलह से जूझ रहे हैं और आलाकमान सब कुछ ठीक करने की जुगत में लगे हैं, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। ऐसे में अब राजस्थान कांग्रेस में चल रही कलह एक बार फिर सामने आ गई है। आइए देखते हैं इस खबर में। राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। सभी दल चुनावी रण में कूद गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस अभी भी अंदरूनी कलह से जूझ रही है और लाख कोशिशों के बाद भी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इस बात के संकेत मिले हैं सचिन पायलट की सोनिया गांधी से हुई मुलाकात के बाद आए सीएम अशोक गहलोत के बयान से। दरअसल बीते दिन सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और दावा किया जा रहा है कि उन्होंने एक बार फिर सीएम फेस बनाए जाने की इच्छा जाहिर की है, जिसके बाद अब सीएम गहलोत ने तंज कसते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है। मुख्यमंत्री ने पायलट खेमे की बगावत का जिक्र करते हुए कहा कि आप सबकी दुआओं से बच गए, यही वजह है कि आज यहाँ खड़े हैं, वरना कोई और खड़ा होता। मेरा ही लिखा था यहाँ खड़ा होना। मेरे साथ जो बैठे थे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, बाहर निकलते ही उन्हें 10 करोड़ के ऑफर मिल रहे थे। मुझे गर्व है कि सारे विधायकों ने लालच के बगैर मेरा साथ दिया। बड़ा क्राइसिस मैनेजमेंट था। बता दें कि गहलोत का बयान तब आया जब बीते दिन पायलट ने सत्ता और संगठन में बदलाव को जरूरी बताया है और एक बार फिर खुद को सीएम फेस बनाने की सिफारिश की है, जिससे गहलोत का गुस्सा फूट पड़ा है। गौरतलब है कि पायलट से पहले गहलोत भी सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि इस बैठक को प्रशांत किशोर के कांग्रेस के साथ आने से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन अब कयास है कि आलाकमान चुनाव से पहले दोनों के बीच सभी दल चुनावी कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन इसी के चलते बैठकों का दौर जारी है। हालांकि अभी तक सभी प्रयास विफल रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि गहलोत और पायलट के बीच पड़ी इस दरार को भरने के लिए आलाकमान क्या नई रणनीति बनाती है। भारत दौरे पर आए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ हुई बोरिस जॉनसन की ये मुलाकात कई मायनों में काफी खास है। दोनों देशों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा के बीच ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को ये क्या बोल दिया, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2 दिन के भारत दौरे पर आए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन खबरों में छाए हुए हैं। अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम बोरिस जॉनसन जिस तरह से बुलडोजर पर सवार हुए, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर निशाना बनाया गया। आज पीएम मोदी से अपनी मुलाकात को लेकर भी बोरिस जॉनसन खबरों में बने हुए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। गर्मजोशी के साथ मिलते हुए ब्रिटिश पीएम ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बोला। अब उनका दोस्त वाला बयान भी खबरों में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश पीएम की आगवानी की, जिसके बाद बोरिस जॉनसन और पीएम मोदी राजघाट पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस मीटिंग के बाद दोनों देशों के नेताओं ने मीडिया से बात की। इस दौरान बोरिस जॉनसन ने भारत की प्रगति की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की फार्मेसी बन गया है और यहाँ तक कि मेरी बाह पर लगा कोरोना का टीका भी यहीं का है। इसने मुझे बेहतर कर दिया है। मैं भारत को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोरिस जॉनसन ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा और साथ ही दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने का भरोसा जताया। बोरिस ने कहा, आज के दौर में ब्रिटेन और भारत की दोस्ती निर्णायक है। खबरों की माने तो इस मीटिंग में ब्रिटेन की तरफ से भारत को एयरक्राफ्ट के निर्माण में मदद करने का प्रस्ताव दिया गया। ब्रिटेन ने कहा कि उसकी तरफ से तकनीक भी शेयर की जाएगी। दौरे पर आए और तलब है कि गुरुवार को बोरिस जॉनसन ने खबरों में गुजरात से अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम बोरिस जॉनसन के कारखाने में बुलडोजर पर सवार हुए, जहां वो बुलडोजर पर सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर और देखते वो सोशल मीडिया पर छा गए। मुलाकात को लेकर भी बोरिस जॉनसन खबरों में बने हुए हैं। दिल्ली तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस
बीते दिन देश में गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया। इस दिन खास बात यह रही कि पहली बार किसी पीएम ने रात के समय लाल किले से देश को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर पीएम ने धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश की। अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ बोले पीएम मोदी, आइए देखते हैं इस खबर में। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से देश के नाम संबोधन हुआ था। इस खास मौके पर भी पीएम मोदी ने धार्मिक सद्भावना की जगह इतिहास के पन्नों को पलटते हुए धार्मिक ध्रुवीकरण पर जोर दिया और सिख मुस्लिम को बांटने की कोशिश की। इस अवसर पर जहां पीएम ने गुरु की ताकत और बलिदान को याद किया, तो वहीं उन्होंने औरंगजेब से लेकर सीएए तक का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस लाल किले ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को देखा है। लाल किले पर हो रहा ये आयोजन बहुत विशेष हो गया है। पीएम ने औरंगजेब का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी, हिंसा की पराकाष्ठा कर दी गई। उस समय भारत की पहचान बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी सामने आए। औरंगजेब ने भले ही कई सिर को धड़ से अलग किया, लेकिन हमारी आस्था को हमसे अलग नहीं कर सका। बड़ी बड़ी सत्ता मिट गई, लेकिन भारत आज भी अमर खड़ा है। वहीं सिख समुदाय की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि नई सोच, सतत परिश्रम और 100% समर्पण से आज भी हमारे सिख समाज की पहचान है। अपने इस पूरे कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने सिख समुदाय को सम्मान देते हुए उन्हें साधने की कोशिश की। पीएम ने समुदाय के लिए किए गए कामों को भी गिनाया, साथ ही एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दिए गए पीएम के भाषण से साफ है कि पीएम ने एक बार फिर धार्मिक ध्रुवीकरण करते हुए दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की है और उन्हें बांटने की कोशिश की है, जिसे आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है। खैर, धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश तो बीजेपी पूरे देश में पहले से ही कर रही है, जिसके चलते पिछले दिनों कई राज्यों में दो समुदायों के बीच झड़प की खबरें आई। लेकिन बीजेपी इसमें कामयाब कितना हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। देश के कई राज्यों में इन दिनों हंगामे की खबरें सामने आ रही हैं। इन विवादों में खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। वहीं विदेशों में भी मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है। इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने ऐसी चेतावनी दे डाली है जिससे अर्थव्यवस्था बेहाल हो सकती है। जब से देश में मोदी सरकार आई है, तब से सांप्रदायिक तनाव के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। किसी भी त्योहार पर खास समुदाय को निशाना बना लिया जाता है और सरकार मौन बनकर देखती रहती है, जिसका नतीजा पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। पीएम मोदी की चुप्पी की वजह से न सिर्फ देश की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है, जिसे लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि देश की अल्पसंख्यक विरोधी छवि से भारतीय उत्पादों की विदेशी बाजारों में मांग कम हो सकती है और दूसरे देश भारत को एक अविश्वसनीय साझेदार के रूप में मान सकते हैं। भारत एक धारणा की लड़ाई में प्रवेश कर चुका है, जिसमें हम सबका नुकसान है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में देश के हर नागरिक के साथ समान व्यवहार किया जाता है। आप जानते हैं, जब विदेशों में किसी देश का बना उत्पाद बिकता है तो ग्राहक कहता है कि मैं इस देश से कोई चीज खरीद रहा हूं क्योंकि ये देश कोई अच्छा काम कर रहा है, और जिसके बाद हमारा बाजार अधिक तेजी के साथ बढ़ता है। लेकिन अब विदेशों में भारत की छवि नकारात्मक बनती जा रही है। इसकी वजह लगातार हो रहे हंगामे और विवाद है, जिसे रोकने में मोदी सरकार नाकाम है, जिसका हर्जाना देश की जनता को उठाना पड़ सकता है। राजन ने मोदी सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि लोकतंत्र कभी भी आसान नहीं होता। इसमें सभी मोदी सरकार आई है, तब से सांप्रदायिक तनाव के मामलों में ऐसा करके आप एक बड़ी आबादी किसी भी त्योहार पर खास समुदाय को निशाना बना लिया जाता है और सरकार मौन बनकर देखती रहती है, जिसका नतीजा पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल मोदी की चुप्पी की वजह से न सिर्फ देश की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर देश की सियासत गर्मा रही है। विपक्षी दल लगातार मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। यहां तक कि बुलडोजर के बवाल में अब किसान नेता राकेश टिकैत भी कूद पड़े हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया, साथ ही चेतावनी भी दे दी है।
देश में इस वक्त बुलडोजर बवाल की वजह बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी सरकार लगातार लोगों की जमीन पर बुलडोजर चलवा रही है, जिससे सड़क से लेकर सदन तक हंगामा बरपा हुआ था। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने इस बुलडोजर का रुख जहांगीरपुरी की तरफ मोड़ा तो सियासी घमासान तेज हो गया। तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक धर्म विशेष के लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, वो हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बेहद खराब है। ऐसी घटनाओं से हिंदुस्तान की दुनिया भर में बदनामी हो रही है। इस तरह की घटनाओं से देश का विकास रुकता है। इन चीजों को छोड़कर सभी को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बहुत महंगाई का जमाना है, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले। टिकैत ने ये भी कहा कि सरकार ने किसानों को 3 महीने के अंदर 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद करने की चेतावनी दी है। हमारा कहना है कि जो सरकार में खासकर बीजेपी में 10 साल पुराने लोग हैं, उन्हें भी पार्टी या सरकार से बाहर किया जाए। इसी के साथ ही सरकार को चेतावनी देते हुए टिकैत ने ये भी कहा कि अभी तो एक ही बुलडोजर चला है, लेकिन दिल्ली में 4 लाख ट्रैक्टर चले थे और लोग घबरा गए थे। सरकार 10 साल पुराने ट्रैक्टरों को बंद करने की बात कह रही है, लेकिन बहुत जल्द ही ट्रैक्टर सड़कों पर आएंगे और ट्रैक्टर बुलडोजर का आमना सामने का मुकाबला होगा। अब राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दे दी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी बुलडोजर को रोकती है या नहीं। यूपी से शुरू हुई बुलडोजर की राजनीति अब मध्य प्रदेश और दिल्ली होते हुए राजस्थान पहुंच गई है। राजस्थान के अलवर में कई निर्माण कार्यों पर बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन अब इस पर बवाल मच गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को घेरने में जुट गए हैं। तो किस पर चला बुलडोजर और क्यों राजस्थान में इस पर मचा हुआ है घमासान, देखिए ये रिपोर्ट। देश की राजनीति इस समय बुलडोजर के आसपास ही घूमती दिख रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चलाए गए बुलडोजर का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है कि राजस्थान के अलवर में बुलडोजर की गूंज सुनाई देने लगी है। अलवर जिले के राजगढ़ में नगर पालिका ने नगरीय मास्टर प्लान के नाम पर सराय बाजार में बुलडोजर चलाया। नगर पालिका की इस कार्रवाई से लगभग 100 मकानों और दुकानों को तोड़ा गया है। इस कार्रवाई में 3 मंदिर भी तोड़ दिए गए, जिनमें से एक मंदिर तो 300 साल पुराना बताया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि कई कार्रवाई नगर पालिका परिषद की ओर से की गई है। राजगढ़ नगर पालिका परिषद बीजेपी के कब्जे में है, इसलिए इस कार्रवाई का दोष कांग्रेस पर या प्रदेश की सरकार पर नहीं डाला जा सकता। दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश सरकार पर हिंदुओं की आस्था से खेलने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 300 साल पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। बीजेपी अपनी एक टीम मौके पर भेज रही है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, जबकि कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को खारिज कर रही है। गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी नेता झूठ फैला रहे हैं। राजगढ़ नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है। राजगढ़ में नगरीय निकाय बोर्ड के चेयरमैन ने प्रस्ताव लाकर चौड़ीकरण कराया, जिसके चलते मंदिर और मकान गिराए गए। बावजूद इसके शिकायत आती है तो हम जांच कराने को तैयार हैं। अगर कोई कानूनी दिक्कत नहीं हुई तो दोबारा से मंदिर को बनवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया और बीजेपी दोबारा सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल सीएम के लिए चुनौती बना हुआ है और उनके कार्यकाल को मुश्किल बनाने का काम कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव। सपा प्रमुख हर मुद्दे पर योगी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में अब एक बार फिर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव योगी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। खासकर जब से अखिलेश नेता प्रतिपक्ष बने हैं, योगी सरकार की तो जैसे शामत ही आ गई है। लगभग हर मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने में लगे अखिलेश यादव ने इस बार आरक्षण का मुद्दा उठाया है। इतना ही नहीं, अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उसे आरक्षण विरोधी सोच वाला बताया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा की आरक्षण विरोधी सोच और नीति का स्वयं भंडाफोड़ करते हैं ये सरकारी तथ्य। अधिकतम आरक्षित पद रिक्त, विभिन्न विभागों में पदोन्नति में आरक्षण के आंकड़ों का पर्याप्त संकलन, ग्रुप ए से सी तक आरक्षित पदों में भी निर्धारित से कम नियुक्ति, उच्च पदों पर नाम मात्र का प्रतिनिधित्व। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी सरकार पर इस तरह के आरोप लगे हों। इससे पहले भी कई रिपोर्ट में बीजेपी सरकार की पोल खुली है कि वो आरक्षण विरोधी सोच की है, जिसके चलते आरक्षित पद खाली पड़े रहते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार को आड़े हाथों लेने के अलावा अखिलेश यादव ने ट्विटर पर यूपी में सामने आ रहे आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू की है, जो सरकार के झूठे दावों की पोल खोलता है कि योगी राज में दंगे और अपराध कम हो गए हैं। और इन्हीं दावों की पोल
खोलने के लिए अखिलेश हर रोज ट्विटर पर यूपी में हुए अपराध की खबर साझा करते हैं, जिसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि योगी सरकार के लिए आने वाला समय बेहद कठिन होने वाला है और इस सफर को चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए अखिलेश पूरी तरह सक्रिय हैं। देश के प्रधान सेवक पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया था। बहुत सी महिलाओं ने एक बार फिर वोट देकर नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी तक पहुंचाया है, लेकिन पीएम मोदी का ये नारा भी उनके हर वादे की तरह जुमला ही साबित हुआ है। देश की 2 बेटियों को आज कर्नाटक में 12वीं की परीक्षा देने से रोक दिया गया। क्या थी वजह, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में कर्नाटक इस वक्त मुसलमानों के विरोध का केंद्र बन चुका है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। सीएम बसवराज बोम्मई के ज्यादातर फैसलों में मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है और इसकी वजह है राज्य में आने वाले विधानसभा के चुनाव, जो इस साल के आखिर में होने हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद में आज एक नया मोड़ आया जब 2 छात्राओं को परीक्षा देने से रोक दिया गया। जिन 2 छात्राओं ने पहली बार क्लासरूम के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, उन्हें हिजाब पहनकर परीक्षा देने से आज रोक दिया गया। आज उन्हें 12वीं की बोर्ड परीक्षा केंद्र में नहीं घुसने दिया गया। आलिया असदी और रेशम ने उडुपी के पीयू कॉलेज में परीक्षा देने के लिए अपने हॉल टिकट जमा किए और हिजाब पहन कॉलेज पहुंची। करीब 45 मिनट तक ये दोनों छात्राएं कॉलेज के प्रिंसिपल से एग्जाम देने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन उन्हें बिना परीक्षा के ही वापस लौटना पड़ा। कर्नाटक में आज प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड की दूसरी प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा थी। राज्य के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि छात्रों को हिजाब में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिजाब पर बैन की वजह से कर्नाटक में सैकड़ों मुस्लिम लड़कियां 12वीं की परीक्षा नहीं दे पा रही हैं। आपको बता दें कि इस साल के शुरू में शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर रोक से विवाद खड़ा हुआ था। मुस्लिम लड़कियों के हिजाब के विरोध में कॉलेज में हिंदू लड़कियां भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेज आने लगी थी। फिर ये मामला बड़े विवाद में बदल गया। विवाद के बढ़ने के बाद सरकार को फरवरी में 1 हफ्ते के लिए कॉलेज बंद करना पड़ा था। उसके बाद ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा था, जहां कोर्ट ने अपने फैसले में हिजाब पर रोक बरकरार रखी थी। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन फिलहाल इस मामले पर मुस्लिम छात्राओं को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। उस पर उनकी पढ़ाई का हर्जाना भी हो रहा है। देश में पिछले कुछ दिनों से हो रहे सांप्रदायिक दंगों के कारण बीजेपी बुरी तरह घिर चुकी है, या यूं कहें कि बैकफुट पर आ गई है और लगातार हो रही इन घटनाओं के कारण विपक्ष बीजेपी को निशाने पर ले रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष तो इन दंगों का जिम्मेदार भी बीजेपी को बता रहा है। अब इसी बीच सुबह सपा चीफ ओपी राजभर ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। क्या बोले राजभर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में इस वक्त 2 समुदायों के बीच हो रही झड़प सुर्खियों में बनी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी चुनावों में फायदे के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण की रणनीति पर काम कर रही है और इन सब घटनाओं के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। विपक्ष के आरोपों से जहां पहले ही बीजेपी चौतरफा घिरी हुई है, अब इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने तो बीजेपी पर तीखा हमला ही बोल दिया। ओपी राजभर ने कहा कि बीजेपी ने राम और हनुमान को मस्जिद में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को 5 टाइम नमाज पढ़नी चाहिए। इतना ही नहीं, इन सभी घटनाओं के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनके लोग संविधान को नहीं मानते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी वाले संविधान मानते तो बिना न्यायालय की अनुमति के गरीब लोगों के घर पर बुलडोजर ना चलवाते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनके ये सब काम दर्शाते हैं कि ये हिटलरगिरी कर रहे हैं। अजान और हनुमान चालीसा पर छिड़ी जंग को लेकर उन्होंने कहा कि राम और हनुमान मस्जिद में रहने लगे हैं क्या, जो बीजेपी के लोग वहां पर भगवा फहराने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के चलते बीजेपी इस तरह का माहौल देश में पैदा कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी महंगाई पर चर्चा करने से बचती है, लेकिन 5 टाइम हनुमान चालीसा की बात करती है। यानी राजभर ने अपने तीखे बयानों से एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो बीजेपी से दूर ही है। गौरतलब है कि बीते दिनों राजभर के बीजेपी के लिए नरम पड़े तेवरों को देखकर कयास थे कि वो बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने की जुगत में लगे हुए हैं। खैर, राजभर का फैसला क्या होगा ये बता पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन उनकी तल्ख टिप्पणी ने हलचल जरूर पैदा कर दी है। बिहार का बोचा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की जीत में वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी की बड़ी भूमिका रही है, जिसके बाद आरजेडी और वीआईपी करीब आए हैं। आज का दिन आरजेडी के तेजस्वी के लिए काफी खास है। तेजस्वी यादव ने आज पटना में इफ्तार पार्टी रखी है। इस इफ्तार पार्टी में वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी सहित अमित शाह और सीएम नीतीश को न्योता दिया गया है। क्या तेजस्वी बिहार में एमवाई से आगे बढ़कर
A to Z के समीकरण पर 2024 लोकसभा चुनाव साधना चाहते हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। आरजेडी के लिए आज का दिन खास है। एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर रांची हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की पटना में इफ्तार पार्टी है। इफ्तार पार्टी पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसमें सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेताओं को न्योता दिया है। तेज प्रताप यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को न्योता दिया है। आपको बता दें कि माह रमजान में लालू प्रसाद की इफ्तार पार्टी बिहार में खूब सुर्खियां बटोरती रही है। कोरोना ने इफ्तार पार्टी पर ब्रेक लगा दिया था। इधर लालू प्रसाद अभी जेल में है। इस बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसकी कमान संभाली है। आरजेडी की तरफ से राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर शानदार इंतजाम किए गए हैं। खबरों की माने तो इस इफ्तार पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को भी बुलाया गया है। खबरें तो ये भी हैं कि अगर आज लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाती है तो इफ्तार पार्टी की रंगत में 4 चांद लग जाएंगे। चारा घोटाला मामले में 5 साल की सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर रांची हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बीमारी और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए लालू प्रसाद ने जमानत अर्जी दाखिल की है, जबकि सीबीआई ने इसका विरोध किया है। लेकिन आज तेजस्वी की इफ्तार पार्टी के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तेजस्वी आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। इस इफ्तार पार्टी में एनडीए से नाराज चल रहे सभी नेताओं को न्योता दिया है, तो वहीं सीएम नीतीश की मौजूदगी भी इस इफ्तार पार्टी को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। वैसे खबरें तो ये भी हैं कि आज की इस इफ्तार पार्टी में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं। तो क्या तेजस्वी अब एमवाई की जगह A to Z के समीकरण की रणनीति पर लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले हैं? ये वो सवाल है जिनके जवाब के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन तेजस्वी की ये इफ्तार पार्टी लालू की इफ्तार पार्टी से कितनी अलग होगी, ये शाम तक साफ हो जाएगा। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से धीरे धीरे कांग्रेस का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे तो बिल्कुल भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। ऐसे में अब कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है और इसके लिए पार्टी ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर दांव लगाने का फैसला कर लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा, जिस पर मंथन चल रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में खराब हुआ है, लेकिन अभी हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में कई बड़े बदलाव करने का मन बना लिया है। वो इसके साथ ही पार्टी की खामियों और कमियों पर बारीकी से काम कर रही हैं, जिसके लिए नई रणनीति भी बनाई गई है। ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है और पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए हर पहलू पर काम किया जा रहा है। अब इसी के चलते कांग्रेस ने पिछले दिनों एक बड़ा फैसला लिया है और वो है चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंपने का, जिसके लिए आला कमान लगातार प्रशांत किशोर के साथ मीटिंग कर रहा है और अपने वरिष्ठ नेताओं से प्रशांत किशोर को लेकर सलाह मशवरा भी किया गया है। इतना ही नहीं, पीके की वरिष्ठ नेताओं संग बैठक भी करवाई गई। हालांकि अब पीके को लेकर सभी की सहमति तो लगभग मिल चुकी है, लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि पीके को कांग्रेस में कौन सा पद दिया जाए। अब जोरों से इस पर मंथन शुरू हो गया है। पार्टी के बड़े नेता अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को बदलने के लिए एक लंबा प्रस्ताव पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया था, जिस पर मंथन करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने पार्टी आलाकमान को अपनी रिपोर्ट बीते दिन यानी गुरुवार को सौंप दी है। इस कमेटी में वरिष्ठ नेता AK एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक और अन्य शामिल थे। इन्होंने अगले कुछ दिनों में पीके और सोनिया गांधी के साथ होने वाली अंतिम बैठक से पहले अपनी राय दे दी है। कुछ नेताओं का मानना है कि पीके की सलाह पर काम करना चाहिए और उन्हें एक पदाधिकारी के रूप में पार्टी में शामिल किया जाए। वहीं AK एंटनी और दिग्विजय सिंह ने उन्हें पार्टी पदाधिकारी या वरिष्ठ नेता बनाने से परहेज करने की सलाह दी है। पीके को लेकर कमलनाथ का मानना है कि उनके लिए महासचिव रणनीति का एक नया पद बनाया जाए। इसके अलावा कयास ये भी है कि प्रशांत किशोर को सोनिया गांधी के सलाहकार के रूप में शामिल किया जा सकता है। इस पद पर पहले कभी अहमद पटेल हुआ करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि किशोर ने कहा था कि वो सोनिया गांधी को रिपोर्ट करना चाहते हैं। अब नेताओं ने अपनी रिपोर्ट तो सौंप दी है, लेकिन अंतिम फैसला आला कमान को लेना है। ऐसे में देखना होगा कि पार्टी की मजबूती के लिए सोनिया क्या फैसला लेती है।
यूपी में सपा की हार के साथ ही चाचा शिवपाल यादव के सुर बदल चुके हैं, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी शिवपाल यादव से किनारा कर लिया है। चाचा भतीजे की नोकझोंक अब जंग में तब्दील हो चुकी है। शिवपाल यादव ने आज सीतापुर जेल में बंद सपा के कदावर नेता आजम खान से मुलाकात की है। क्या है इस मुलाकात के सियासी मायने, देखते हैं ये खबर। शिवपाल यादव ने 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद से ही सपा से अलग होकर अपनी नई पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन किया था, लेकिन शिवपाल प्रदेश की राजनीति में कोई खास जगह नहीं बना पाए। फिर इस बार यूपी विधानसभा चुनावों में भतीजे अखिलेश ने बीजेपी को हराने के लिए चाचा शिवपाल यादव को मना लिया और शिवपाल ने भी अखिलेश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन सपा की हार ने दोनों के बीच दूरियां फिर बढ़ा दी हैं। शिवपाल की बीजेपी से कथित नजदीकियों के चलते शिवपाल और अखिलेश में फूट पड़ चुकी है। तो वहीं इस बीच आज शिवपाल यादव ने सपा नेता आजम खान से सीतापुर जेल में मुलाकात की है, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आजम और शिवपाल साथ आकर 1 और 1 11 साबित हो सकते हैं। एक तरफ शिवपाल की सपा कार्यकर्ताओं पर अच्छी पकड़ है, तो दूसरी तरफ आजम खान यूपी में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे में सपा के कोर वोट बैंक समझे जाने वाले मुस्लिम यादव फैक्टर को आजम शिवपाल की जोड़ी काफी हद तक डैमेज कर सकती है। शिवपाल और आजम के साथ आने से अखिलेश यादव को जितना नुकसान होगा, उतना ही फायदा बीजेपी को हो सकता है। अटकलें ये भी थी कि शिवपाल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तक उन्हें न्योता नहीं दिया है। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। आजम और शिवपाल साथ मिलकर सपा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये भाजपा के लिए काफी फायदे का सौदा हो सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता अभी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश ने ये साफ कर दिया है कि जो बीजेपी के साथ है वो सपा में नहीं रह सकता। पिछले दिनों सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से शिवपाल की मुलाकात को लेकर सपा नेता अनौपचारिक बातचीत में कहते रहे हैं कि शिवपाल का रिमोट अभी बीजेपी के हाथ में है। वहीं आजम खान भी जेल से बाहर निकलने के लिए सपा पर दबाव बना रहे हैं। खबरों की माने तो योगी सरकार की सहमति से ही आजम और शिवपाल की सीतापुर जेल में इतनी लंबी मुलाकात हो पाई है। आजम खान को एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट में काफी दिनों से सुरक्षित रखे गए फैसले को जल्द सुनवाई की जाने की मांग को लेकर आजम के वकील सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ऐसे में आजम खान की रिहाई अब योगी और मोदी सरकार पर निर्भर है। तो क्या शिवपाल यादव बीजेपी और अपने फायदे के लिए आजम खान को मोहरा बना रहे हैं, या फिर वो आजम खान को अखिलेश के खिलाफ भड़का रहे हैं? क्या वाकई शिवपाल यादव यूपी में बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? ये वो सवाल हैं जो शिवपाल के बगावती तेवरों से उठ रहे हैं। जहांगीरपुरी मामले में हर दिन नया मोड़ आ रहा है और हर दिन के साथ ये मामला गर्माता नजर आ रहा है। विपक्षी दल लगातार इस पूरी घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं, जहां पहले सरकार ने एक विशेष समुदाय को निशाने पर लेते हुए बुलडोजर कार्रवाई की, तो अब एक नई कार्रवाई कर उन्हें परेशान करने की साजिश रची जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई झड़प और उसके बाद नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई से बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। हालांकि सरकार के इस क्रूर रवैये पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिल्ली में यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं, जिससे सरकार के हाथ बंद गए हैं। लेकिन सरकार ऐसे शांत बैठने वालों में से नहीं है। अब उसने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। विपक्ष तो पहले ही केंद्र पर इन एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में आई एक खबर ने विपक्ष के आरोपों की पुष्टि कर दी है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि अब जहांगीरपुरी मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ईडी को खत लिखा है। इसमें कमिश्नर ने ईडी को कहा है कि जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक्शन ले। गौरतलब है कि अंसार को जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया था। यानी अगर सरकार तोड़फोड़ नहीं कर सकेगी तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करेगी। खैर, सरकार तो अपने सारे पैतरे अपना रही है, लेकिन विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है। और विपक्ष के नेताओं का जहांगीरपुरी पहुंचने का दौर जारी है। टीएमसी सीपीआई का डेलीगेशन भी आज घटनास्थल पर पहुंचा है। इसके अलावा इंडियन मुस्लिम लीग का एक डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंचा है। इससे पहले यानी बीते दिन कांग्रेस की 15 सदस्यीय टीम भी जहांगीरपुरी पहुंची थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
अजय माकन ने कहा था कि बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाना अवैध है। हम पीड़ितों से मिलने जहांगीरपुरी आए हैं, लेकिन पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। हम यहाँ लोगों को ये बताने आए हैं कि इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं 20 अप्रैल को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी जहांगीरपुरी जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा था। यानी सरकार अब चौतरफा घिर चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार की तानाशाही बदस्तूर जारी है। ऐसे में अब इस मामले में और क्या नया देखने को मिल सकता है, ये बता पाना मुश्किल है। पिछले 5 दिनों से हर रोज प्रशांत किशोर सोनिया गांधी के साथ उनके आवास 10 जनपद पर बैठक कर रहे हैं। पहली बैठक के बाद राहुल गांधी विदेश चले गए थे। उसके बावजूद भविष्य की रणनीति को लेकर तमाम नेताओं के साथ बैठक हुई, चाहे फिर हिमाचल चुनाव को लेकर हुई बैठक या फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में मध्य प्रदेश को लेकर बैठक। प्रशांत किशोर एक के बाद एक कांग्रेस की रणनीति बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर सोनिया गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा और उससे पहले होने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। सबसे खास बात यह है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनावों से लेकर लोकसभा के चुनावों की पूरी कमान सोनिया गांधी ने खुद अपने हाथ में रखी है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि आने वाले 3 दिन यानी 72 घंटों के अंदर बड़े बदलाव और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए अभी भी सबसे बड़ी समस्या प्रशांत किशोर की एंट्री और कांग्रेस के नेताओं का उनके साथ तालमेल बिठाना बनी हुई है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में क्या भूमिका होगी, फिलहाल ये तो साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये साफ कर दिया है कि प्रशांत किशोर जल्द कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन इस बीच ये खबरें भी आ रही हैं कि कांग्रेस के कई नेता प्रशांत किशोर से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि पार्टी को एक चुनावी मशीन में तब्दील कर देना ठीक नहीं है। इन बैठकों को लेकर कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बीते 4 दिनों से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में लगातार बैठक कर रही हैं। तो वहीं सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को लेकर 6 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में मुकुल वासनिक, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और प्रशांत किशोर को सदस्य बनाया है। ये कमेटी प्रदेश में PCC अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष व अध्यक्ष प्रचार समिति को लेकर 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेगी। सोनिया गांधी की बैठकों से कांग्रेस के एक बड़े तबके में उम्मीद की किरण जरूर जागी है और आने वाले वक्त में पार्टी कई बड़े फैसले लेने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। चाहे देश में कुछ भी हो जाए, उसका फोकस बस चुनावों पर रहता है। अब देश में लगातार सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आ रही हैं, लेकिन बीजेपी चुनावों की तैयारियों में लगी हुई है और अब बीजेपी की नजर है जम्मू कश्मीर पर। तो कब होने हैं चुनाव, आइए देखते हैं इस खबर में। जम्मू कश्मीर में कब विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस बात के संकेत मिल चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव हो सकते हैं और इस बात के संकेत दिए हैं पीएम के दौरे ने। बता दें कि 24 अप्रैल को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं और पिछले दिनों खुद पीएम मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन भी किया था। इसके अलावा परिसीमन आयोग की रिपोर्ट भी लगभग फाइनल हो गई है, जिसके बाद अब पीएम के जम्मू कश्मीर दौरे को चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। कयास ये है कि जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर का दौरा अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद उनका पहला दौरा है। कयास ये भी है कि पीएम कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स आने के बाद से कश्मीर से जबरदस्ती पलायन का मुद्दा पूरे देश में छाया रहा है। ऐसे में पीएम इस दौरे में बीजेपी के लिए चुनावी प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां पीएम के चेहरे को ही आगे कर दिया जाता है। यानी परिसीमन रिपोर्ट के लगभग फाइनल होने के बाद पीएम के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाना साफ इशारा है कि वहां जल्द ही चुनाव होंगे। ऐसे में वहां बीजेपी को मजबूत करने का दारोमदार पीएम के कंधों पर है। अब पीएम का दौरा कितना सफल होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन बीजेपी के लिए सिर्फ चुनाव जीतना ही महत्वपूर्ण है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश में इतने तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और बीजेपी अगले चुनावों पर फोकस कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब में जीतने के बाद अब बाकी राज्यों में भी पैर जमाने की जुगत लगा रहे हैं। इस सिलसिले में आज अरविंद केजरीवाल कर्नाटक पहुंचे, जहां वो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर
चुनावों की रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज सुबह से ही #GoBack केजरीवाल ट्रेंड कर रहा है। क्यों है लोग अरविंद केजरीवाल से नाराज, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली की सत्ता के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब फतह करने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली, पंजाब के बाद अब अरविंद केजरीवाल हिमाचल, गुजरात और कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी के पैर जमाने में लगे हुए हैं। लेकिन बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम अरविंद केजरीवाल की खामोशी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज सुबह ही सोशल मीडिया पर #GoBack केजरीवाल ट्रेंड कर रहा है, जहां उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा कि बेंगलोर आपका स्वागत नहीं करेगा, केजरीवाल वापस जाओ। तो वहीं मोहम्मद अयाज नाम के यूजर ने लिखा कि चुनावों के वक्त लोग अरविंद केजरीवाल की संगी छवि को पहचान नहीं पाए थे। अब अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ चुका है। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदमी है। जहांगीरपुरी में जिस तरह से मुसलमानों के घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर जहांगीरपुरी की घटना को लेकर कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वो तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक बच्चा दुकान तोड़े जाने के बाद जमीन से सिक्के बीन रहा है, एक बच्चा खाने का सामान इकट्ठा कर रहा है, तो वहीं एक मुस्लिम महिला अपना टूटा हुआ घर दिखाती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर काम कर रहा है। बुधवार को जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर ने तबाही मचाई है, उसके निशान लोगों के दिलो दिमाग पर बन गए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सभी विपक्षी दलों ने निंदा की है, तो वहीं कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रभावित लोगों से मिलने भी पहुंचा। लेकिन दिल्ली के सीएम ने जहांगीरपुरी इलाके से दूरी बना रखी है और कर्नाटक में अपने लिए जीत की संभावनाएं देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस रवैये से मुसलमान नाराज हैं। वोटों की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल आज मुस्लिम समुदाय के साथ नहीं है। इसी को लेकर आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर उनका बॉयकॉट किया गया। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी ओर से चाचा शिवपाल को मनाने की कोशिश नहीं की जाएगी, तो दूसरी ओर शिवपाल भी अब अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोल रहे हैं। तो आखिर क्यों अखिलेश और शिवपाल के बीच बढ़ गई है तल्खी, देखते हैं ये रिपोर्ट। शिवपाल यादव और अखिलेश के बीच दूरियां अब बहुत बढ़ गई हैं। मुलायम सिंह यादव ने भी संकेत दे दिए हैं कि शिवपाल और अखिलेश के बीच अब समझौता कराने की उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी ओर शिवपाल यादव की करीबी बीजेपी के साथ बढ़ती जा रही है। चाचा शिवपाल के बीजेपी के करीब जाने की बात से अखिलेश यादव बेहद नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त भी कर दी है। अखिलेश ने कहा कि चाचा अब विरोधी दल के संपर्क में हैं और जो बीजेपी के साथ दिखेगा वो सपा के साथ नहीं दिखेगा। अखिलेश के बयान पर आज शिवपाल का भी जवाब आया है। शिवपाल ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को मुझसे कोई दिक्कत है तो वो मुझे पार्टी से निकाल दे। मैं सपा के 111 विधायकों में से एक विधायक हूं और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शिवपाल ने सपा नेता आजम खान से भी संपर्क में होने की बात कही है। कहा है कि वो किसी भी दिन आजम से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच शिवपाल की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात की खबरें आ रही हैं। इसका दावा राजभर की ओर से किया गया है, लेकिन शिवपाल इस मुलाकात से इनकार कर रहे हैं। जब शिवपाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजभर किसी शिवपाल नाम के आदमी से मिले होंगे, लेकिन वो मैं नहीं हूं। शिवपाल के आजम से मुलाकात की खबरों के बाद अब इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि शिवपाल आजम के साथ मिलकर नया मोर्चा बना सकते हैं। लेकिन आजम शिवपाल के साथ आएंगे, इस पर सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव की ओर से आजम को मनाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। अखिलेश भले ही दावा करें कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की आजम के परिवार से मुलाकात में उनका कोई हाथ नहीं था, लेकिन ये भी साफ है कि जयंत बिना अखिलेश की मंजूरी के आजम से मुलाकात नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव आजम को मनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चाचा शिवपाल के लिए उन्होंने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। राजनीतिक दलों के खिलाफ बयानबाजी करना अब आम लोगों के साथ खास लोगों की भी परेशानी बढ़ा रहा है। बीते दिनों पंजाब पुलिस दिल्ली में कुमार विश्वास और कांग्रेस प्रवक्ता अलका लामा के घर नोटिस देने पहुंची थी। मामला दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ बयान देने का था, तो अब असम की पुलिस ने गुजरात के विधायक को गिरफ्तार कर लिया। इस बार गिरफ्तारी के पीछे ट्वीट को वजह माना जा रहा है। पुलिस का दुरुपयोग भारतीय राजनीति में अब आम हो गया है। सोशल मीडिया के पोस्ट पर ही पुलिस एक्टिव हो जाती है। पोस्ट कहीं की भी हो, लेकिन जहां जिस दल के खिलाफ है उस पर एफआईआर वहां होती है जहां उस दल की सरकार होती है।
आपके खिलाफ पोस्ट पर पंजाब पुलिस सक्रिय हो जाती है क्योंकि वहां सत्ता आपकी है। तो पीएम के खिलाफ किए गए किसी पोस्ट को लेकर बीजेपी शासित राज्यों की पुलिस सक्रिय हो जाती है। राज्य में निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को बीती रात असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असम पुलिस ने यह गिरफ्तारी जिग्नेश के एक ट्वीट को लेकर की थी। जिग्नेश ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर कहा, मुझे बताया गया कि आपने एक ट्वीट किया था, उसे लेकर एफआईआर हुई है। एफआईआर में कौन सी धाराएं लगी हैं ये नहीं बता रहे हैं। मैंने ट्वीट में लोगों से शांति और अमन बनाए रखने की अपील की थी। बाद में पुलिस की ओर से साफ किया गया कि जिस ट्वीट को लेकर जिग्नेश को गिरफ्तार किया गया है उसमें उन्होंने लिखा था कि देश के प्रधानमंत्री गोडसे को पूछते हैं। प्रधानमंत्री को 20 अप्रैल को अपने गुजरात दौरे के दौरान रामनवमी पर हिम्मतनगर और खंबात इलाकों में हुए सांप्रदायिक टकराव को लेकर लोगों से शांति की अपील करनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के चलते ट्विटर ने अब इस ट्वीट को ब्लॉक कर दिया है। पुलिस जिग्नेश को असम ले गई। इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मोदी जी, आप स्टेट की मशीनरी का दुरुपयोग कर असहमतियों को दबाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आप सत्य को कैद नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी डरी हुई है, तानाशाह डरा हुआ है, बादशाह डरा हुआ है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया, आधी रात को जिग्नेश भाई के साथी ने कॉल करके बताया कि असम पुलिस जिग्नेश भाई को पालनपुर गुजरात से गिरफ्तार करके उनको असम ले जा रही है। न मोबाइल है उनके पास, न ही हमको कोई एफआईआर की कॉपी दी गई है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ ये न्याय। इस बीच कांग्रेस ने गुजरात में इस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ऐसे में सवाल यह है कि जब ट्वीट गुजरात में किया गया, असम की तरह गुजरात में भी सरकार बीजेपी की ही है, तो मेवाणी के खिलाफ गुजरात की जगह असम में मामला क्यों दर्ज किया गया? क्या इसके पीछे विरोधियों को परेशान करने की साजिश है? देश में जब भी किसी राज्य से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला सामने आता है तब वहां सियासत गरमाती है। यहां तक कि सरकार की कुर्सी भी हिलती नजर आती है। अब यही स्थिति झारखंड में भी बन रही है, जहां हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। तो क्या है पूरा मामला और किस वजह से सोरेन सरकार पर मंडरा रहे हैं खतरे के बादल? देखिए इस रिपोर्ट में। भारत निर्वाचन आयोग की चिट्ठी के बाद से झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि अगर हेमंत सोरेन को इस झंझट से छुटकारा नहीं मिला तो उन्हें मुख्यमंत्री पद भी गंवाना पड़ सकता है। दरअसल सीएम सोरेन के पास खनन विभाग भी है और उन पर आरोप है कि उन्होंने पत्थर खनन का ठेका खुद के नाम ही अलॉट किया है। इस मामले में चुनाव आयुक्त ने सरकार से ब्यौरा मांगा है। चुनाव आयुक्त ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। सरकार का जवाब मिलने के बाद चुनाव आयोग ये फैसला लेगा कि खनन लीज का मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है या नहीं। अगर ये मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में शामिल हुआ तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत किसी सदन के सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है, जिससे सीएम सोरेन की कुर्सी खिसक सकती है। इसकी बड़ी वजह बीजेपी बनेगी, क्योंकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पिछले दिनों राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सिलसिले में शिकायत की थी। इसमें ये कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए पत्थर खदान लीज पर लिया है। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 482 के 0.88 एकड़ क्षेत्रफल पर यह खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री के इस शिकायती पत्र को चुनाव आयोग के पास भेज दिया, क्योंकि किसी सदस्य की सदस्यता पर उठाए गए सवाल पर फैसला करने का अधिकार कानूनी रूप से चुनाव आयोग के पास है। अब देखना होगा कि सरकार के जवाब के बाद आयोग क्या फैसला लेता है। 2019 लोकसभा चुनाव और हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अभी से खुद को मजबूत करने की कोशिशों में जुट गई है और सभी बारीकियों पर काम कर रही है। इसमें खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस को एक बार फिर प्रशांत किशोर का साथ मिल गया है और अब लगभग पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। ऐसे में अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान आया है। क्या बोले हैं प्रशांत किशोर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में मिली हार से कांग्रेस निराश नहीं हुई है, बल्कि दोगुनी मजबूती के साथ वापसी की तैयारी में जुट गई है, जिसके लिए अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बेहद सक्रिय नजर आ रही हैं और उनके आवास पर लगातार बैठकों का दौर जारी है और पार्टी को नई ऊर्जा और मजबूती देने के लिए मंथन जारी है। साथ ही आगे का चुनाव कैसे लड़ा जाए, इसके लिए रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रशांत किशोर को और इसी विषय पर चर्चा के लिए सोनिया गांधी लगातार
बार पीके से मुलाकात कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि आने वाले 3 दिन यानी 72 घंटों के अंदर बड़े बदलाव और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, जिसके बाद अब कांग्रेस को लेकर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान आया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मरने नहीं दिया जा सकता, ये केवल राष्ट्र के साथ मर सकती है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने ये बयान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के बाद दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के रणनीतिकारों का कहना है कि संगठन में बदलाव प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे, यानी अब कांग्रेस को मजबूत बनाने की पूरी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के कंधों पर है। अब प्रशांत किशोर क्या कमाल दिखाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि पीके काम में लग गए हैं और उन्होंने कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने का खाका पेश कर दिया है। बीजेपी खुद को देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। कई राज्यों के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी का राज है। मोदी सरकार को देश की सत्ता संभाले 8 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हो रही है। देश आर्थिक रूप से कंगाल होता जा रहा है, मगर बीजेपी मालामाल हो रही है। तो किस रिपोर्ट में हुआ है ये खुलासा, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार को देश की सत्ता संभाले 8 साल होने वाले हैं। इस दौरान देश आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलों का सामना कर रहा है। जीडीपी में गिरावट आ रही है। उछाल सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई में ही देखा जा रहा है। इसके अलावा कहीं और उछाल दिखाई देता है तो वो है बीजेपी की कमाई में। बीजेपी का खजाना इन सालों में 4 गुना रफ्तार से बढ़ा है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार 7 चुनावी ट्रस्टों को कॉरपोरेट और दूसरे व्यक्तियों से दान के रूप में 258.49 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 82% से भी ज्यादा रकम गई है। चुनावी ट्रस्ट एक गैर लाभकारी संगठन होता है। इसके जरिए राजनीतिक दल कॉरपोरेट संस्थानों और दूसरे व्यक्तियों से पार्टी फंड हासिल करते हैं। आज आई एडीआर की रिपोर्ट में 23 में से 16 चुनावी ट्रस्टों ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुए चंदे की जानकारी दी। इनमें से सिर्फ 7 ट्रस्ट ने दान मिलने की बात कही है। कॉरपोरेट से 258.491 करोड़ का चंदा मिला है। दूसरे राजनीतिक दलों को 258.431 करोड़ रुपए बांटे गए। अकेले बीजेपी को 212 करोड़, 10 दलों को कुल मिलाकर 10.45 करोड़ मिले हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी को 212.05 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कुल राशि का 82.05% है। वहीं बिहार में बीजेपी के साथ राज्य की सत्ता पर काबिज जनता दल यूनाइटेड को 27 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा 10 अन्य राजनीतिक दलों को चुनावी ट्रस्टों से मिले दान में कुल 19.38 करोड़ रुपए मिले हैं। इन पार्टियों में कांग्रेस, एनसीपी, अन्ना द्रमुक, राजद, आप, लोजपा, सीपीएम, सीपीआई और लोकतांत्रिक जनता दल शामिल है। बीजेपी को हर वित्त वर्ष में न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी तादाद में चंदा मिल रहा है और कांग्रेस को मिलने वाला चंदा हर साल कम होता जा रहा है। मौजूदा वक्त में देश का खजाना खाली है, लेकिन बीजेपी का खजाना भर रहा है। इस साल के आखिर में हिमाचल के साथ ही पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी का पूरा फोकस गुजरात पर है और वहां लगातार दौरे कर रहे हैं। लेकिन आज गुजरात किसी और वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर क्या है इसकी वजह, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। गुजरात में इस समय बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस वहां मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है और बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। ऐसे में प्रदेश में बीजेपी को अपनी जमीन खिसकने का डर सता रहा है, जिसके चलते बीजेपी राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और ये कमान संभाली है खुद पीएम ने, जिसके चलते गुजरात सुर्खियों में बना हुआ है। और आज भी गुजरात की चर्चा छाई रही और इसका कारण है ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का गुजरात दौरा। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज सुबह 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं और जॉनसन ने भारत दौरे की शुरुआत गुजरात से की है। बोरिस ने गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने दौरे का आगाज किया और उनका ये दौरा चर्चा का विषय बन गया। दरअसल उन्होंने साबरमती आश्रम पहुंचकर बापू के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने चरखा चलाकर सूत काता। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तारीफ भी की। आश्रम की विजिटर बुक में उन्होंने लिखा, ये समझने के लिए कि कैसे गांधी जी ने सच्चाई और अहिंसा के ऐसे सरल सिद्धांतों के जरिए दुनिया को बेहतर बनाने और बदलने के लिए प्रेरित किया। इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतना ही नहीं, आश्रम से उन्हें 2 किताबें भेंट स्वरूप दी गई। एक महात्मा गांधी की लिखी गाइड टू लंदन
और दूसरी मीराबेन के नाम से जानी जाने वाली महात्मा गांधी के अनुयायी मेडेलाइन स्लेट की आत्मकथा द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज। सिर्फ साबरमती आश्रम वाली ही नहीं, जॉनसन की एक और तस्वीर आज चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है बोरिस जॉनसन की बुलडोजर की सवारी। ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि इस समय देश भर में बुलडोजर वाला एक्शन चर्चा में है। बता दें कि ब्रिटिश पीएम ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ बडोदरा में जेसीबी प्लांट का दौरा भी किया। बोरिस जॉनसन आज निवेशक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, साथ ही कारोबारियों से बात भी करेंगे। कल दिल्ली में पीएम मोदी से भी मुलाकात तय है। मोदी राज में देश धार्मिक ध्रुवीकरण की आग में जल रहा है, ये आरोप है विपक्ष का। देश में जगह जगह होती हिंसा इस बात का सबूत भी है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी इन घटनाओं को रोकने के बजाय ऐसे कार्रवाई कर रही है जिससे मामला खत्म होने की जगह और बढ़ेगा। और इस कार्रवाई के दौरान भी एक खास समुदाय को ही निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में अब सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का गुस्सा फूट पड़ा है। देश के कई राज्यों में पिछले दिनों दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। हालांकि मामले में जांच जारी है, लेकिन सरकार ने अपने तरीके से कार्रवाई शुरू करते हुए लोगों के अंदर खौफ पैदा करना शुरू कर दिया है। दरअसल सरकार बुलडोजर कार्यवाही कर रही है और ये उन्हीं इलाकों में हो रही है जहां हाल के दिनों में टकराव हुआ था। सरकार का दावा है कि अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है, जबकि विपक्ष का दावा है कि अवैध निर्माण तोड़ने के नाम पर एक खास समुदाय को डराया और धमकाया जा रहा है। अब सरकार की इसी नीति की आलोचना करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ये बुलडोजर जहांगीरपुरी में नहीं चला है। दरअसल ये बुलडोजर देश के संविधान पर चल रहा है। इसका उद्देश्य देश के गरीब अल्पसंख्यकों को टारगेट करना है। बीजेपी को अपने दिल में दबी घृणा पर भी बुलडोजर चलाना चाहिए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर देश के संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया है। इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा था कि 8 साल की बड़ी चर्चा के परिणाम स्वरूप भारत के पास केवल 8 दिनों का कोयला भंडार है। मोदी जी, महंगाई का दौर चल रहा है। बिजली कटौती से छोटे उद्योग धराशायी हो जाएंगे, जिससे नौकरियों का और नुकसान होगा। मोदी जी, नफरत के बुलडोजर बंद करो और बिजली संयंत्रों को चालू करो। गौरतलब है कि राहुल गांधी अक्सर ही मोदी सरकार की खामियों को उजागर करते नजर आते हैं। ऐसे में आज फिर उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। यूपी में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। पहले कार्यकाल के दौरान सीएम योगी और उनकी सरकार के मंत्री किसी भी कमी के लिए पहले की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार को जिम्मेदार बता देते थे, लेकिन अब ये सरकार 5 साल पूरे करने के बाद रिपीट हुई तो सरकार के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल मंत्री ही उठा रहे हैं। ब्रजेश पाठक यूपी सरकार में डिप्टी सीएम हैं। उनके पास स्वास्थ्य विभाग है। इससे सरकार में उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जब अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्हें शर्मिंदगी का एहसास हो गया, क्योंकि अस्पताल की बदइंतजामी को लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं था। बाराबंकी जिला अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री को अस्पताल में कोई भी काम सही तरीके से होता नहीं दिखा। अस्पताल में जगह जगह गंदगी थी तो कई मशीनें बंद पड़ी थी, जिस कारण से मरीजों को जांच कराने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा था। निजी लैब की शरण लेनी पड़ रही थी। हड्डी रोग विभाग का नजारा तो अलग ही था। यहाँ एक मरीज की टांग में ईंट बंधी हुई थी। स्वास्थ्य मंत्री को मरीज और उनके परिवार की तरफ से भी शिकायतें ही सुनने को मिली। इससे पहले डिप्टी सीएम लखनऊ के श्यामा प्रसाद सिविल अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंच गए थे। यहाँ व्हील चेयर और स्ट्रेचर की कमी दिखाई दी और जो थे भी वो काफी बदतर हाल में थे। स्वास्थ्य विभाग व अस्पतालों की खराब हालत देखकर उन्होंने कहा कि वो बेहद शर्मिंदा हैं। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है। अखिलेश ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब स्वयं कह दिया कि स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों की वर्तमान हालत देखकर वो शर्मिंदा हैं, तो और क्या कहना। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने से ही सुधार का मार्ग निकलता है। एक सलाह, वो आलोचना पर एफआईआर करने वालों व बुलडोजर से बचकर रहें। विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि जल्द ही स्थितियां ठीक कर ली जाएंगी। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनावों से पहले कांग्रेस के दलित विधायक जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी से गुजरात की सियासत में उबाल आ गया है। जिग्नेश की गिरफ्तारी काफी नाटकीय अंदाज में आधी रात को की गई और इस गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर क्या है जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी की असल वजह, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जिग्नेश मेवानी पिछले साल सितंबर में कन्हैया कुमार के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे।
बतौर दलित नेता मेवानी पहली बार हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर के साथ 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान गुजरात में बीजेपी की सत्ता को चुनौती देने वाले युवा चेहरे के रूप में सामने आए थे। इसके बाद से ही जिग्नेश बीजेपी के निशाने पर रहे हैं। गुजरात कांग्रेस नेता और वडगाम विधायक जिग्नेश मेवानी को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पुलिस ने पालनपुर सर्किट हाउस से देर रात 11:30 बजे गिरफ्तार किया। मेवानी को असम ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ट्वीट के लिए हिरासत में लिया गया है। जिग्नेश मेवानी के समर्थकों का आरोप है कि असम पुलिस की ओर से उनको एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई, जो कथित रूप से उनके खिलाफ दर्ज है। खबरों की माने तो जिग्नेश को पीएम मोदी के खिलाफ किए गए एक ट्वीट की वजह से गिरफ्तार किया गया है। जिग्नेश ने कुछ ट्वीट किए थे और गोडसे का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजरात में सांप्रदायिक झड़पों के खिलाफ शांति और सद्भाव की अपील करने को कहा था। मेवानी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कहा कि गुजरात के एक चुने हुए एमएलए को आधी रात में अपराधियों की तरह असम पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है, वो भी बिना किसी एफआईआर कॉपी या गिरफ्तारी के आदेश दिखाए। एक लोकतंत्र के तौर पर आखिर किस दिशा में हम जा रहे हैं, सोचने की आवश्यकता है। मैं जिग्नेश मेवानी की तुरंत रिहाई की मांग करता हूं। जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने ट्वीट करके कहा कि आधी रात को जिग्नेश मेवानी भाई के एक साथी ने कॉल करके बताया कि असम पुलिस जिग्नेश भाई को पालनपुर गुजरात से गिरफ्तार करके उनको असम ले जा रही है। न मोबाइल है उनके पास, न ही हमको कोई एफआईआर की कॉपी दी गई है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ ये अन्याय है। वहीं जगदीश ठाकुर ने जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी को लेकर कहा, जिग्नेश के खिलाफ आरएसएस पर किए गए एक ट्वीट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एक विधायक को डराने और धमकाने की कोशिश है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई से न कांग्रेस डरने वाली है न झुकने वाली है। हमारी लीगल टीम जिग्नेश के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। आपको बता दें कि जिग्नेश मेवानी गुजरात कांग्रेस का दलित चेहरा है और उनकी गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब इसी साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीते दिन जहांगीरपुरी में हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद से सियासी पारा गर्मा गया है। एक समुदाय को टारगेट करने वाली नीति के चलते केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में अब इस मामले के चलते 2 विश्वविद्यालयों में छात्र संगठन भी सामने आ गए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई झड़प के बाद वहां अवैध अतिक्रमण के नाम पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और कार्रवाई पर स्टे लगा दिया और आज इस मामले में सुनवाई हुई। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने ये कार्रवाई खास समुदाय के अंदर खौफ पैदा करने के लिए की है, जिसके चलते अब सरकार विपक्ष के निशाने पर है और इस मामले पर अब जमकर राजनीति हो रही है। पिछले दिन जहां कई नेता जहांगीरपुरी पहुंचे, तो आज कांग्रेस की 15 सदस्यीय टीम भी जहांगीरपुरी का दौरा करने जाएगी। जहां एक तरफ देश की जनता धार्मिक ध्रुवीकरण का शिकार हो रही है, तो वहीं अब बीजेपी की इस नीति से शिक्षा के मंदिर भी अछूते नहीं रहे हैं। और अब जहांगीरपुरी घटना के चलते दिल्ली की 2 बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू और जामिया भी प्रदर्शन करने वाली है। आपको बता दें कि AISA यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आज दोपहर 2 बजे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की छात्र विंग NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने रात 9:30 बजे प्रदर्शन की घोषणा की है। जहांगीरपुरी में हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद से सियासत गर्मा गई है। बीते दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो मोदी सरकार को नसीहत भी दी थी और अब छात्रों के प्रदर्शन से भी साफ है कि सरकार की कार्रवाई से वो नाराज हैं। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां देश की सर्वोच्च अदालत ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। अब इस मामले में 2 हफ्तों के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो वहीं सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर छात्रों की नाराजगी भारी पड़ सकती है। बीजेपी की बुलडोजर राजनीति ने देश को बांट दिया है। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर दिल्ली तक पहुंच गया है, जहां एक खास समुदाय को टारगेट करके बुलडोजर का खौफ पैदा किया जा रहा है। बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध कब्जे के नाम पर लोगों के आशियाने को उजाड़ दिया गया। 2 घंटों की कार्रवाई में कई घर और दुकानें तोड़ दी गईं। दिल्ली बुलडोजर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं ये रिपोर्ट। जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि दिल्ली में 731 कॉलोनियां हैं, जिसमें लाखों लोग रहते हैं, लेकिन निगम ने एक कॉलोनी को चुना क्योंकि आपने एक समुदाय को टारगेट किया।
दुष्यंत दवे ने दलील रखी कि जिस शोभा यात्रा की इजाजत नहीं थी उसे पुलिस ने कैसे निकलने दिया। बिना जांच शुरू हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया और निगम ने सुबह 9 बजे से पहले ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। दवे ने यह भी कहा कि ये सिर्फ जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है, ये हमारे सामाजिक ताने बाने पर वार है। दवे ने कहा कि यह मामला जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है, अगर इसकी अनुमति दी गई तो कानून का राज नहीं बचेगा। दवे ने बताया कि सुबह 9 बजे ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई थी और अदालत का आदेश आने के बाद भी कार्रवाई जारी रही। कोर्ट के पूछने पर वकील दवे ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए धारा 343 के तहत 5 से 15 दिनों का नोटिस मिलना चाहिए था। ऐसे मामलों में कई बार कोर्ट ने नोटिस की मियाद बढ़ाई है। लोगों को बिना नोटिस के नहीं हटाया जा सकता, ये उनके राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। तो वहीं कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में दलील रखी। कहा, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है, लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने फिलहाल जहांगीरपुरी में किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। तो वहीं इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 हफ्तों के बाद होगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब सभी पार्टियां आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई हैं। जहां सभी दलों की नजरें इस साल के अंत में होने वाले चुनावों पर हैं, तो वहीं एक और चुनाव ने सभी दलों की धड़कनों को तेज किया हुआ है और वो है राष्ट्रपति चुनाव। और अब इन चुनावों को लेकर विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। आखिर क्या है विपक्ष की तैयारी, आइए देखते हैं इस खबर में। आने वाले जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अभी से सियासी महकमे में हलचल देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ एनडीए इस चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए तैयारियों में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी एनडीए को राष्ट्रपति चुनावों में कड़ी चुनौती देने की तैयारी कर ली है। दरअसल अब विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए विपक्ष ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनौती देने के लिए एक आम उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर चर्चा शुरू कर दी है। दरअसल देश में लगातार हो रही सांप्रदायिक घटनाओं से चिंतित विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारने के अपने फैसले को और मजबूत कर लिया है, जिसके लिए विपक्षी दल मई की शुरुआत में एक बैठक कर सकते हैं, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विपक्ष के उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने के लिए बीजू जनता दल यानी बीजेडी को साथ लाने की कवायद भी शुरू कर दी है। वहीं वाम दलों ने राष्ट्रपति पद के लिए एक साझा उम्मीदवार पर भी बातचीत शुरू कर दी है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनावों में बीजेपी बहुमत से 9000 से ज्यादा वोटों से दूर है। वहीं 2017 के मुकाबले इस बार बीजेपी से शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना और तेलुगु देशम पार्टी सहित सहयोगियों ने दूरी बना ली है, जो चुनावों में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर के चंद्रशेखर राव बीजेडी को विपक्षी एकता में शामिल करने में सफल हो जाते हैं, तो बीजेपी के लिए बहुमत जुटाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। यानी साफ है कि बीजेपी को राष्ट्रपति चुनावों में बड़ा झटका लग सकता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच टकराव लंबे समय से चल रहा है। इसकी छाया कोलकाता में 6th बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट पर भी दिखाई दी। बिजनेस समिट के उद्घाटन के लिए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को न्योता दिया था। ममता ने दावा किया था कि पीएम ने उनके न्योते को स्वीकार कर लिया है, लेकिन पीएम मोदी बिजनेस समिट में हिस्सा लेने ना तो कोलकाता गए और ना ही वर्चुअली इसमें शामिल हुए, लेकिन पीएम के करीबी जरूर ममता के साथ खड़े दिखाई दिए। गैर बीजेपी सरकारों को केंद्र की जांच एजेंसियों से सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उनके रडार पर विपक्षी नेता और विपक्ष से करीबी दिखाने वाले उद्योगपति आ जाते हैं। और जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां तो ऐसे उद्योगपतियों की शामत ही आ जाती है जो विपक्षी दलों के करीब हों। यूपी विधानसभा चुनावों में आईडी और ईडी डिपार्टमेंट की छापेमारी में ये दिखाई भी दिया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक सहित दूसरे राज्यों में भी ऐसे नजारे देखे गए हैं। इस बात को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। 6th बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान पहुंचे उद्योगपतियों से राज्य में निवेश का आह्वान करते हुए ममता ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से एक गुजारिश भी की। ममता ने राज्यपाल से कहा कि वो पश्चिम बंगाल सरकार का संदेश दिल्ली तक पहुंचा दें कि केंद्र की एजेंसियां उन उद्योगपतियों को परेशान ना करें जो बंगाल में निवेश करने को तैयार हैं।
ममता ने कहा, महामहिम कृपया बुरा ना माने, मेरे पास पूरी इंडस्ट्री की ओर से आपके लिए एक बात है। मैं चाहती हूं कि आप दिल्ली को बताएं कि हमें केंद्र से पूरी मदद चाहिए, लेकिन दिल्ली से कह दीजिए कि एजेंसियों के जरिए उद्योगपतियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। वैसे बंगाल में निवेश को लेकर जिन उद्योगपतियों ने दिलचस्पी दिखाई उसमें सबसे आगे गौतम अडानी दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस समिट में कुल 20,000 करोड़ के निवेश का वादा किया गया, जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश करने का ऐलान गौतम अडानी की ओर से किया गया। गौतम अडानी को पीएम मोदी का करीबी माना जाता है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अडानी ग्रुप अब केंद्र के निशाने पर आने वाला है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान भड़के हंगामे को लेकर देश की सियासत गरमा रही है। विपक्षी दल लगातार बीजेपी को अपने निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन जब से वहां बुलडोजर चला है, विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। यहां तक कि ओवैसी और कांग्रेस के नेता तो जहांगीरपुरी जाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद बीजेपी सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान छिड़ा विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि वहां पर बुलडोजर चलवाकर बीजेपी ने हंगामे को इस कदर हवा दी कि सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आना पड़ा। भले ही वहां पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया हो, लेकिन सियासत ने जोर पकड़ लिया है। तमाम विरोधी दल सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। खासकर ओवैसी ने तो मौके पर जाने की कोशिश कर बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। दरअसल ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे तो थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां जाने नहीं दिया। ओवैसी सिर्फ जामा मस्जिद ही जा पाए, उसके बाद पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने कहा कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी के एक नेता ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर का इस्तेमाल करने के लिए पत्र लिखा और मेयर ने कहा कि वो अपराधी है और उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, ओवैसी ने बीजेपी पर तीखे सवालों के तीर भी छोड़े। उन्होंने कहा कि पुलिस की अनुमति के बिना हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा कैसे निकाली जा सकती है। जहां एक तरफ ओवैसी सरकार पर जमकर बरसे, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के करीब 15 सदस्यों ने जाने की कोशिश की, लेकिन अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद अजय माकन ने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ गरीब के पेट पर लात मारने के लिए की गई है। देश में बेरोजगारी, महंगाई से सबसे ज्यादा गरीब लोग पीड़ित हैं। ये सब उनका ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। वहीं इस मसले पर सपा ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाए। सपा ने ट्वीट कर कहा कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट की भावना के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में चलाया गया बुलडोजर गंगा जमुनी तहजीब, अमन, सद्भावना और गरीब की रोटी छीनने का एक और भाजपाई प्रयास है। अब जहांगीरपुरी मामले में सभी विपक्षी दल एक साथ आ गए हैं, जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अब देखना होगा कि पार्टी अपना बचाव कैसे करती है।